आज की क्लास में हम ट्रांजिस्टर की लोड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोड लाइन। लोड लाइन कहेंगे किसे? तो लोड लाइन की डेफिनेशन के लिए देखिए, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है आईसी और वीसीई में। यहाँ पर वोल्टेज लिया गया है वीसीई, इसका मतलब कॉमन एमीटर का ट्रांजिस्टर हमने यूज़ में लिया है। कॉमन एमीटर का ट्रांजिस्टर नॉर्मली एम्पलीफायर के लिए काम में आता है, इसलिए कॉमन एमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को यहाँ ड्रॉ किया गया है। आईसी आउटपुट करंट, वीसीई आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आईसी और वीसीई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है। ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है लोड लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन। तो लोड लाइन कैसी है? एक स्ट्रेट लाइन है, किसके बीच में प्लॉट की गई है? आईसी और वीसीई के बीच में प्लॉट की गई है। कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है? कट ऑफ पॉइंट, अंतक बिंदु, और सैचुरेशन पॉइंट यानी संतृप्त बिंदु को ज्वाइन कर रही है। साथ ही साथ ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इनको इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो लोड लाइन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखें? आईसी और वीसीई के बीच खींची गई एक सीधी रेखा जो अंतक बिंदु तथा संतृप्त बिंदुओं को मिलाती है एवं निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को काटती है, यह रेखा कहलाती है लोड लाइन। ए लाइन प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट करंट and output voltage joins saturation point and cutoff point and also interact the output characteristic curves of common emitter circuit. That line is known as load line. ये लोड लाइन जहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उन पॉइंट्स को कहा जाता है ऑपरेटिंग पॉइंट्स, प्रचालन बिंदु। तो प्रचालन बिंदु क्या है? प्रचालन बिंदु निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र तथा लोड रेखा के कटान बिंदु हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड लोड लाइन आर कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट्स। अब इस लाइन को हमने ड्रॉ क्यों किया, इसका क्या इक्वेशन है, उसके लिए हम चलते हैं और इसके लिए बात करते हैं हम एक सर्किट डायग्राम की। यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम ले लेते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम ओपेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में जोड़ते हैं। ये हो गया बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर। बेस के साथ हम एक रेजिस्टेंस आरबी कनेक्ट करते हैं जो बेस करंट आईबी को लिमिटेड करता है, निवेशित आधार धारा को सीमित करता है। इसे फॉरवर्ड बायस में करने के लिए इसे जोड़ा गया है एक बैटरी से। ये बैटरी ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करनी चाहिए, तो बेस हमारा पी प्रकार का है, इसलिए हमने बैटरी के पॉजिटिव से इसको जोड़ दिया। ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास आईबी की। ये प्लस, ये माइनस। बी और ई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा वी बी ई के बराबर। यहाँ पर हम जोड़ते हैं एक इनपुट सिग्नल जिसको अपने को एम्पलीफाई करना है। ये इनपुट सिग्नल जिसे हम वी आई कह रहे हैं, इस वी आई को एक कैपेसिटर की मदद से ट्रांजिस्टर के सर्किट से जोड़ा जाता है। कैपेसिटर यहाँ इसलिए लिया जाता है ताकि जो भी डीसी करंट है वो इनपुट सोर्स से ना गुजरे, क्योंकि कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर को इसलिए यूज़ लिया गया है ताकि डीसी करंट इनपुट सिग्नल सोर्स से ना गुजरे और जैसा हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट में कोई डिस्टोर्शन ना हो, उसमें कोई अपरूपण ना हो।
इसी तरह से आउटपुट सर्किट की अगर अपन बात करें तो आउटपुट सर्किट में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे अगेन, इसे RC या RL कहा जाता है। RC या RL आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे लोड रेजिस्टेंस है ये। CB जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, तो C हमारा N टाइप का है, इसलिए हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हम कोई भी एक आउटपुट सर्किट जोड़ते हैं जिसके लिए एम्पलीफाइड सिग्नल्स की ज़रूरत हो। आउटपुट सर्किट जोड़ने से पहले फिर से यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है C2, ताकि जो भी हम आउटपुट सर्किट यहाँ कनेक्ट करें वहाँ उसमें DC करंट को जाने से ये रोकता है। इसका मतलब है कि जो सिग्नल AC सिग्नल यहाँ से एम्पलीफाइड हुआ है, केवल वो एम्पलीफाइड सिग्नल ही आउटपुट में पहुँचे। इन दोनों के बीच में आउटपुट वोल्टेज हमें मिला VO। ये अपना एक सर्किट डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर जो लोड लाइन है वो दो तरह की हो सकती है। लोड लाइन दो तरह की हो सकती है, DC और AC। वो डिपेंड करता है VI की वैल्यू पर। तो अब अगर हम बात करें लोड लाइन की कैटेगरीज की, तो लोड लाइन दो तरह की है। एक तो कहलाती है DC लोड लाइन और एक कहलाती है AC लोड लाइन। अगर इस सर्किट में VI की वैल्यू 0 मीन्स इनपुट सिग्नल ना दिया जाए, तब IC और VCE क्या होगा, कलेक्टर और एमिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये कहलाएगा हमारे पास VCE। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा IC। तो जब VI की वैल्यू 0 मीन्स इनपुट सिग्नल ना दिया जाए, उस समय IC और VCE के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है वो कहलाती है DC लोड लाइन। और अगर VI की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स कोई सिग्नल इसमें इनपुट में दिया जा रहा है ट्रांजिस्टर सर्किट में, तब IC और VCE के बीच जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी वो कहलाती है AC लोड लाइन। तो लोड लाइन बेसिकली दो तरह की होगी, DC लोड लाइन और AC लोड लाइन। DC लोड लाइन कब होगी, जब इनपुट सिग्नल 0 होगा, मतलब इनपुट सिग्नल ना दिया जाए। AC लोड लाइन कब होगी, जब कोई ना कोई इनपुट सिग्नल इसमें ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट किया जा रहा हो, निवेश किया जा रहा हो। तो दो तरह की लोड लाइन यहाँ पर हम देखेंगे। लोड लाइन का डायग्राम हमने यहाँ देखा ही है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये लोड लाइन स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रही है। तो इसके लिए ये जो आउटपुट सर्किट है इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स इन आउटपुट सर्किट, KVL इन आउटपुट सर्किट। मैं केवल आउटपुट सर्किट यहाँ बना दे रही हूँ। आउटपुट सर्किट क्या क्या है अपने पास, आउटपुट सर्किट में ये RL लगा है, यहाँ पर एक बैटरी है, इस बैटरी को हम नाम दे देते हैं VCC और इस बैटरी को नाम देते हैं VBB। यहाँ ये बैटरी हो गई, प्लस माइनस ये VCC, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा है VCE, तो ये किसी वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर किया जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VCE। वोल्ट मीटर का ये सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है IC। तो अगर इस सर्किट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करते हैं तो VCC में माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसलिए VCC प्लस का हो गया। IC की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं और RL के थ्रू जा रहे हैं, ये लिखेंगे हम माइनस ICRL। VC में हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का VCE इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए IC की, तो IC की वैल्यू हमें मिलेगी, VCC और VCE को इधर रखें, ICRL को आगे ले जाएं, ICRL पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस का 1/RL इंटू VCE प्लस VCC अपॉन RL। इज इट क्लियर? अब देखिए ग्राफ प्लॉट किस में करना है,
IC और VCE में ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब IC और VCE में इस ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो ये ग्राफ हमें y = mx + c जैसा दिखाई देता है। अगर y और x में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जहाँ पर m स्लोप होगा और c इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है वो है IC और VCE के बीच में। IC y एक्सिस पर है, VCE x एक्सिस पर है, यहाँ से देख सकते हैं। m बताएगा स्लोप को, स्लोप है -1/RL यानी नेगेटिव स्लोप है, इसलिए लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। और VCC/RL ये है इंटरसेप्ट, तो ये हो गया VCC/RL इंटरसेप्ट। अगर यहाँ से IC और VCE में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हम देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हम कहें कि इफ IC = 0, इफ IC = 0, कौन सी एक्सिस पर IC 0 होगा? एट VCE एक्सिस, एट VCE axis IC = 0. Now we put IC = 0 in this equation. We will get the value of VCE = VCC. तो इस एक्सिस पर IC की वैल्यू 0 रखने के बाद हमें जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा VCC 0। तो एक एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x y की फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर y IC है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहती है यानी कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होंगे। x है VCE, VCE की वैल्यू हमें मिली VCC के बराबर, इसलिए ये पॉइंट हो गया VCC 0। इस पॉइंट को कहा जाता है कट ऑफ पॉइंट, अंतक बिंदु। अब अगर अपन y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर क्या है? इफ VCE = 0 एट IC एक्सिस, क्योंकि IC एक्सिस y एक्सिस है और y एक्सिस पर x यानी VCE की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इस इक्वेशन में VCE की वैल्यू 0 रखते हैं तो IC की वैल्यू हमें मिलती है VCC/R। y एक्सिस की तरफ अगर ये पॉइंट देखा जाए तो आप देख रहे हैं IC एक्सिस पर यानी y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 यानी VCE की वैल्यू 0 और IC की वैल्यू हमें मिली VCC/RL। तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिला, ये पॉइंट कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्त बिंदु। अगर इन दोनों बिंदुओं को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो अगर इन दोनों बिंदुओं को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये लाइन कहलाती है लोड लाइन। तो लोड लाइन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? ए स्ट्रेट लाइन प्लॉटेड बिटवीन IC एंड VCE, a straight line plotted between IC and VCE and joins saturation point and cutoff point and also intersect output characteristics curves. That line is known as load line. तो load line को क्या लिखा हमने? IC और VCE के बीच खींची गई एक सीधी रेखा जो संतृप्त बिंदु तथा अंतक बिंदु को मिलाती है एवं निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को काटती है, इस रेखा को हम कहते हैं लोड लाइन। अगर निवेश 0 होता है तो यही लोड लाइन किस तरह की हो जाती है? तब ये लोड लाइन कहलाती है DC लोड लाइन, और अगर कोई निवेश दिया जाता है तब ये लोड लाइन कहलाती है AC लोड लाइन। अब इसमें हम बात करते हैं Q पॉइंट की यानी ऑपरेटिंग पॉइंट की। चलिए पहले बात कर ली जाए DC लोड लाइन की। तो अगर इनपुट हमारा 0 है तब ये लोड लाइन हमें मिली, तो हम इसे कह सकते हैं DC लोड लाइन। DC लोड लाइन इफ इनपुट वोल्टेज इज 0, कोई भी संकेत नहीं दिया जा रहा है, कोई भी निवेश नहीं दिया जा रहा है, केवल ट्रांजिस्टर का सर्किट ही काम कर रहा है और आउटपुट में लोड दे रहा है। अगर AC की बात की जाए, अगर हम कोई इनपुट इसके अंदर देते हैं तो जैसे ही हम यहाँ से VI की वैल्यू निवेश करेंगे, इस सर्किट में देंगे, तो IB की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 0 है तो IB डिपेंड कर रहा है केवल VBB और RB पर। लेकिन जैसे ही VI इनपुट किया जाता है तो IB की वैल्यू में चेंज आ जाता है। अब ये IB की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, तो इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि
Vi is not equals to 0, if Vi is not equals to 0, then IB changes with प्लस माइनस डेल्टा आई। अगर Vi की वैल्यू 0 नहीं है, कोई इनपुट AC इनपुट दिया जा रहा है, तो आधार द्वारा IB में जो चेंज है वो प्लस डेल्टा IB या माइनस डेल्टा IB होगा। अगर ये चेंज है तब हम देखें कि ये पॉइंट, सपोज करो हम इस IB की वैल्यू के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहे थे, जैसे ही हमने इनपुट दिया ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे, प्लस डेल्टा IB यानी पॉइंट यहाँ भी पहुँच सकता है, पॉइंट यहाँ भी पहुँच सकता है। तो इसलिए अब IB की वैल्यू को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो पहले हम IB की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम Q पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। अब IB की वैल्यू के लिए हम वापस से इनपुट सर्किट पर चलते हैं और इनपुट सर्किट से हम IB की वैल्यू फाइंड आउट करें। फिर से किरचॉफ लॉ लगाएं IB के लिए, ये VBB, ये अपने पास हो गया RB, और यहाँ फिर हमने लिख दिया VBE, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। इसमें अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई किया जाए और करंट फ्लो हो रही है IB, तो हम लिखेंगे करंट की डायरेक्शन हमने ये ले ली, VBB प्लस होगा, प्लस का, माइनस का IB RB, माइनस का VBE इक्वल्स टू 0। और यहाँ से IB की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से IB इक्वल्स टू हमें मिलेगा VBB माइनस VBE अपॉन RB। अब जो VBB है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है VBE से, तो हम कह सकते हैं कि IB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू VBB अपॉन RB। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज VBB इज वेरी वेरी ग्रेटर देन VB। तो IB की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर VBB पर डिपेंड कर रही है, VBE पर डिपेंड कर रही है और RB पर डिपेंड कर रही है। अगर हमें इन तीनों की वैल्यूज मालूम हो तो हमें IB की वैल्यू मालूम होगी। जैसे ही हम इनपुट देते हैं तो इनपुट देते ही IB की वैल्यूज में वेरिएशन क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा IB का। इस प्लस माइनस डेल्टा IB के कारण ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं ये भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, यहाँ से हमने IB की वैल्यू लिख ली, यानी IB इन तीन वैल्यूज पर डिपेंड कर रही है, और इसीलिए हमने कहा कि हम इनपुट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं RB, जो IB की वैल्यूज को लिमिटेड कर देता है, सीमित कर देता है, यानी हमें जहाँ से जहाँ तक की रेंज चाहिए हो उसी तरह से हम यहाँ पर RB की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग पॉइंट्स की। तो ये तो दो तरह की लोड लाइन हो गई। साथ ही जब यहाँ पर कोई इनपुट दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई आउटपुट सर्किट भी होगा जहाँ हमें एम्पलीफाइड सिग्नल की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ कोई आउटपुट सर्किट, सपोज करो यहाँ कोई आउटपुट सर्किट हम कनेक्ट कर दें, इसके बीच में कोई आउटपुट सर्किट कनेक्ट कर दिया गया है जहाँ पर मिलने वाले एम्पलीफाइड सर्किट को यूज़ में लिया जा रहा है, आउटपुट सर्किट, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस यानी जो लोड रेजिस्टेंस है वो केवल R नहीं रहा, वो कितना हो गया, RL तो पहले से ही लगा था, एक R और लग गया, और RL और R दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो इसलिए रिजल्टेंट आउटपुट रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा अपने पास, नाउ रिजल्टेंट लोड रेजिस्टेंस, हम लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसे, लोड रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट लोड रेजिस्टेंस हम लिखेंगे 1/RL डैश, ये होगा 1/RL प्लस 1/R, क्योंकि RL और R अब दोनों पैरेलल में जुड़े,
यहाँ से आर एल डैश की वैल्यू अपने को मिलेगी आर इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। और अगर हम वैल्यूज़ देखें तो आर एल डैश की वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, आर एल से। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि ये 1 ओम और ये भी 1 ओम, दो 1 ओम के रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2। तो जो आर एल डैश है वो हो गया 1/2 और आर एल कितना था अपना 1 ओम। सो आर एल डैश इज ऑलवेज लेस देन आर एल। तो अगर ऐसा है तो अब स्लोप जो होगा, स्लोप कितना है लोड लाइन का 1/RL या 1/RL डैश। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लोड लाइन 1/RL डैश ये बड़ा हो जाएगा 1/RL से। तो लोड लाइन का जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा 1/RL डैश वाला देन 1/RL। ये कंडीशन कब है, हमें आउटपुट सर्किट कब लगाना पड़ेगा, जहाँ पर हमें एम्पलीफाइड सर्किट चाहिए, जब हमने कोई इनपुट दिया हो। जब हमने कोई इनपुट दिया हो उसको इस ट्रांजिस्टर सर्किट ने एम्पलीफाई कर दिया, उस एम्पलीफाइड सिग्नल का हमें इस आउटपुट सर्किट में ज़रूरत है। तो जब VI लगा हुआ होगा तब जो लोड लाइन होगी वो कौन सी लोड लाइन होगी, वो होगी AC लोड लाइन। तो AC लोड लाइन के अगर स्लोप को आप देखें तो 1/RL डैश इज ग्रेटर देन 1/RL। तो इसी में अगर आप AC लोड लाइन खींचना चाहें तो AC लोड लाइन का स्लोप DC लोड लाइन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर AC लोड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाएगी, यहीं पर अगर हम AC लोड लाइन खींचना चाहें तो AC लोड लाइन हमारे पास इस तरह से आएगी, इस तरह से। तो ये जो ब्लू लाइन से लोड लाइन खींची ये क्या है, दिस इज AC लोड लाइन व्हेन VI is not equals to 0। तो हमने यहाँ पर दो तरह की लोड लाइन खींची, एक DC लोड लाइन और एक AC लोड लाइन। AC लोड लाइन का स्लोप ज़्यादा है, DC लोड लाइन का स्लोप कम है। अब हम एक बात करेंगे Q पॉइंट की, जिसे हम क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं Q पॉइंट की। Q पॉइंट इसे कहा जाता है क्वेश्चन पॉइंट, शांत बिंदु। अब इसे शांत बिंदु क्यों कहा जा रहा है और Q पॉइंट किस कंडीशन में हम फाइंड आउट करेंगे। तो Q पॉइंट हमेशा वो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जब VI की वैल्यू 0 हो, और जब VI की वैल्यू 0 हो तो कौन सी लोड लाइन खींची जाएगी, DC लोड लाइन खींची जाएगी। अब देखिए ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर का काम करता है नॉर्मली वो करता है एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में तो वो एक स्विच की तरह से काम करने लगता है। तो इस एक्टिव रीजन में हम क्या चाह रहे हैं कि एक्टिव रीजन में ऑपरेटिंग पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स क्यों फाइंड आउट किए जाते हैं, इस लाइन पर हमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, तो हमें वहाँ से किसी भी स्पेसिफिक VCE और IC के लिए IB की वैल्यू मिलती है, ताकि जिसके लिए हम ट्रांजिस्टर को ठीक तरह से ऑपरेट करा सकें। सपोज करो कि ऑपरेटिंग पॉइंट ये है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट ये है तो हमें यहाँ से VCE की वैल्यू भी मिल रही है कि हमें ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए VCE की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, उसमें IC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और IB को कितना कांस्टेंट करना है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमें किन किन की वैल्यूज दे रहा है, हमें IB की वैल्यूज दे रहा है, यानी हमें इनपुट करंट कितना रखना है, हमें IC की वैल्यू दे रहा है, हमें आउटपुट करंट कितना रखना है, और VCE की वैल्यू दे रहा है, हमें आउटपुट वोल्टेज कितनी रखनी है।
तो लोड लाइन पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ से हम किसी फिक्स वीसी और आईसी के लिए आईबी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उतना ही इनपुट अगर हम इसमें देंगे तो हमें उसी तरह का आउटपुट मिलेगा। अब ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली एक्टिव रीजन के बीच में रखा जाता है। बीच में इसलिए रखा जाता है ताकि जैसे ही आईबी में अगर कोई वेरिएशन भी हो जाए तो भी ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में ही बना रहे। तो सपोज करो कि हम ये ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहे हैं, अगर आईबी में कुछ इंक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच जाएगा, तो भी एक्टिव रीजन में ही बना हुआ है। आईबी में और इंक्रीज हो गया तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये भी एक्टिव रीजन में ही बना हुआ है। आईबी डिक्रीज हो गई तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर आईबी में कुछ वेरिएशन हो रहा है तो भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में ही बना हुआ है। सपोज करें कि अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट इसे ले लें, तो अगर आईबी डिक्रीज होती है तब तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में ही बना हुआ रहता है, लेकिन अगर आईबी इंक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग पॉइंट किस रीजन में पहुंच जाएगा? ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा, जहां पर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा और जो सिग्नल हम इनपुट में दे रहे थे उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऑपरेटिंग पॉइंट को यहाँ ले लिया जाए तो अगर आईबी इंक्रीज होता है तब तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में बना रहेगा, लेकिन अगर आईबी में डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन में आ जाएगा और फिर से ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में ठीक तरह से सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट को हमेशा एक्टिव रीजन के बीच में लेते हैं, और ये जो बीच का पॉइंट है ये हमें कौन सी लाइन बताती है? ये हमें बताती है डीसी लोड लाइन। तो सबसे पहले जैसे हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं, हम इनपुट को ज़ीरो रखते हैं, कोई भी निवेश इसमें नहीं दिया जाता। जब निवेश नहीं दिया जाता है उस समय आईसी और वीसी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमको मिलती है डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन में एक्टिव रीजन के बीच का पॉइंट ढूंढ लिया जाता है। ये बीच का पॉइंट क्या बता रहा है हमें? कि हमें इनपुट करंट इसके बराबर रखनी चाहिए अगर हम ट्रांजिस्टर को ठीक तरह से काम कराना चाहते हैं। तो जब वी आई की वैल्यू 0 हो तो हमें आई बी की वैल्यू मिल गई कि वी आई 0 होने पर हमें आई बी इतनी देनी चाहिए, तो क्यों ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन के बीच में रहेगा। जब वी आई की वैल्यू 0 है उस समय जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वही कहलाते हैं क्यू पॉइंट, शांत बिंदु, क्योंकि जब तक हम कोई निवेश नहीं दे रहे हैं तो ये सर्किट भी कैसा कहलाएगा? ये सर्किट कहलाएगा शांत सर्किट परिपथ, स्टिल सर्किट, ठीक है ना, या क्विसेंट सर्किट शांत परिपथ कहलाएगा। और इस समय लोड लाइन और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के जो भी कटान बिंदु होंगे वो कहलाएंगे क्यू पॉइंट। तो ये जो क्रॉस से जितने पॉइंट दिखाए गए हैं सब क्यू पॉइंट्स हैं। अब जैसे ही हम निवेश लगाएंगे, हमने निवेश लगाया इस तरह का, तो जब इस तरह का निवेश इसमें जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आईबी की वैल्यू में कुछ इंक्रीज भी होगा और आईबी की वैल्यू में कुछ डिक्रीज भी होगा। इस तरह की आईबी थी अपने पास। अब जैसे ये इनपुट इसमें आया तो आईबी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से मिल गई। आईबी में कुछ बढ़ोतरी भी हुई, आईबी में कुछ कमी भी हुई। तो अगर आईबी में बढ़ोतरी होगी तो ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर खिसक जाएगा, अगर आईबी में कमी होगी तो ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ऑपरेटिंग पॉइंट बना किस में रहना चाहिए? एक्टिव रीजन में बना रहना चाहिए। तो इसलिए डीसी लोड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? डीसी लोड लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके द्वारा हम एक्टिव रीजन के बीचों बीच एक ऑपरेटिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, यानी एक्टिव रीजन के बीचों बीच आईबी की कोई वैल्यू ढूंढ सकते हैं जिसके लिए हम इसे एम्पलीफायर के रूप में काम करा सकें। तो ये क्रॉस से जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सबके सब पॉइंट्स क्यू पॉइंट्स हैं। ये सब ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे
ऑपरेटिंग पॉइंट्स, प्रचालन बिंदु। लेकिन डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्यू पॉइंट्स। अब जब हमने क्यू पॉइंट ढूंढ लिया था और जैसे ही हमने निवेश किया तो आईबी में इंक्रीज हुआ, आईबी में डिक्रीज हुआ। आईबी में इंक्रीज हुआ तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पहुँच गया, आईबी में डिक्रीज हुआ तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पहुँच गया, लेकिन अब भी एक्टिव रीजन में ही बना हुआ है। तो इसलिए क्यू पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यू पॉइंट कब फाइंड आउट किया जाएगा? तो क्यू पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है डीसी लोड लाइन से। और इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यू पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद हमें इनपुट करंट की वैल्यू मालूम पड़ जाती है कि अगर हमें इसे नॉर्मली एम्पलीफायर के रूप में काम करवाना है तो इनपुट करंट जो है उसकी वैल्यू लगभग कितनी रखनी चाहिए। उसके बाद जैसे इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो आईबी में कुछ इंक्रीज होगा, कुछ डिक्रीज होगा, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट फिर भी कहाँ बना रहेगा? एक्टिव रीजन में ही बना रहेगा। तो क्यू पॉइंट या शांत बिंदु क्या है? डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ही हम कहते हैं क्यू पॉइंट्स। डीसी लोड लाइन और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के कटान बिंदु क्यू बिंदु कहलाते हैं। और क्यू बिंदु का नाम क्या है? क्वेश्चन पॉइंट या शांत बिंदु। अगर आपसे प्रचालन बिंदु पूछा जाए तो प्रचालन बिंदु क्या हुए? तो क्यू पॉइंट प्रचालन बिंदु भी तो है, लेकिन हर प्रचालन बिंदु को हम क्यू पॉइंट नहीं कह सकते। यह भी ऑपरेटिंग पॉइंट है, यह भी ऑपरेटिंग पॉइंट है, लेकिन ये क्यू बिंदु नहीं है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की अगर नॉर्मल डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर क्यू पॉइंट पूछ लिया जाए तो स्पेसिफिक क्या होगा? डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? क्यू पॉइंट्स कहा जाता है। तो ये अपना लोड लाइन का टॉपिक खत्म हुआ। हमें किस तरह का आउटपुट सिग्नल मिलेगा? अगर हम इस तरह का इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में एम्पलीफाइड होकर सिग्नल हमें इस तरह का मिलेगा, क्योंकि सीई कॉन्फ़िगरेशन है और सीई कॉन्फ़िगरेशन 180 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो इस तरह का सिग्नल देने पर हमें इस तरह का एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। ये एम्पलीफाइड सिग्नल हमें जिस भी सर्किट में रिक्वायर्ड हो वो सर्किट हम यहाँ लगा लेते हैं। अब सपोज करो कि हमने कोई आउटपुट सर्किट नहीं लगाया है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, इफ आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो आर एल डैश की वैल्यू फिर आर एल के बराबर ही होगी, क्योंकि 1/RL डैश क्या है? 1/RL डैश है 1/RL प्लस 1/R। तो अगर हम कोई आउटपुट सर्किट नहीं लगाते हैं, हम इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं लगा रहे, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, मतलब यहाँ से हटा ही दिया हमने इसको, टर्मिनल्स को ओपन रख दिया, और जब दो टर्मिनल ओपन रहते हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आर की वैल्यू इन्फिनिटी होने पर 1/R 0 हो गया, और इस कंडीशन में आर एल डैश की वैल्यू बराबर हो जाती है आर एल की। और ऐसी स्थिति में डीसी लोड लाइन ही एसी लोड लाइन होती है, क्योंकि इनपुट तो दिया जा रहा है, वी आई इज नॉट इक्वल्स टू 0 और आर की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये ओपन रख दिए गए, और जब दोनों टर्मिनल्स को ओपन रखा गया है तब आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा, यानी आर एल डैश की वैल्यू बराबर होगी आर एल के। और उस कंडीशन में डीसी लोड लाइन के इक्विवेलेंटली होती है एसी लोड लाइन, यानी दोनों एक ही हो जाती है। अदरवाइज तो डीसी लोड लाइन कब होती है? जब वी आई की वैल्यू 0 होती है। तो एक कंडीशन ये है कि जब एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन एक ही हो जाती है, वो कंडीशन क्या है कि इनपुट दी जा रही है लेकिन आउटपुट सर्किट नहीं लगाया गया है, उस कंडीशन में दोनों लोड लाइन सिमिलर हो जाती है।